नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 का 6 सितंबर का होने वाला सामाजिक विज्ञान का वीकली टेस्ट के लिए आज हम लोग वीकली टेस्ट मॉडल पेपर करने वाले हैं, जो कि आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अपने क्लास के मित्रों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। तो देखिए, कुछ इसी तरह से आप लोगों का वीकली टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, नेल्सन मंडेला कितने वर्ष तक जेल में रहे थे। तो नेल्सन मंडेला जो है वो एक दक्षिण अफ्रीका का क्रांतिकारी नेता थे, जो कि 28 वर्षों तक जेल में रहे थे। ठीक है, कितने वर्षों तक? 28 वर्षों तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 2 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत की आबादी कितनी थी। अश्वेत मतलब काले लोगों की आबादी कितनी थी? तो 3/4। कितना था? 3/4। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम कितने लोग मारे गए थे। जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय सीमा के दोनों तरफ कितने लोग मारे गए थे? तो टोटल 10 लाख से लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे। बच्चों, आप लोग सोच सकते हैं ये कितना बड़ा संख्या है कि भारत विभाजन के समय जब हिंसा हुआ था सीमा के दोनों तरफ 10 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन है, 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसका जो अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था। तो कराची तो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन 1931 के समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था, जिसके कारण पाकिस्तान भी इंडिया का ही एक हिस्सा था। तो कराची उस समय भारत में ही पड़ता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा द्वारा अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा अंतरिम सरकार जो होती है उसका गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। ठीक है, बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन है, 2001 में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो यानी 2001 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो एक मौसमी बेरोजगारी और एक प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये दोनों। ठीक है, तो उपयुक्त जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये दोनों बेरोजगारी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का बेरोजगारी देखा जाता था। ठीक है, 2001 के अनुसार। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों टोटल आप लोग याद रखिएगा 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है। तो हमारे भारत देश में बेरोजगारी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके मुख्य कारण क्या क्या हैं? तो अशिक्षा यानी कि शिक्षा का कमी होने के कारण भी बेरोजगारी है, अस्वास्थ्य, गरीबी, ये तीनों चीज़ों जो हैं ये मुख्य कारण है भारत में बेरोजगारी का। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत के किस राज्य में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय जो है भारत के बिहार राज्य में है। ठीक है, किस में है? बिहार राज्य में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, झारखंड पार्टी के संस्थापक थे, यानी कि झारखंड पार्टी के जो संस्थापक वो कौन थे? तो वो थे जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, याद कर लीजिए आप लोग, जयपाल सिंह मुंडा जो है भारतीय पार्टी के झारखंड पार्टी के संस्थापक थे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब 2 अंक का सब्जेक्टिव देखिए, इसी तरह से आप लोगों का वीकली टेस्ट में रहेंगे। फिर 3 नंबर का भी और 5 नंबर का भी हम आपको सारा कराएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देशद्रोही किसे कहते हैं, ये आपसे छोटा सा 2 अंक में पूछे जा सकते हैं। तो देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश, यानी जो सरकार जो व्यवस्था लागू, जो नियम कानून लागू करते हैं उस कानून के विरुद्ध अगर कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो उसे देशद्रोही कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, कोशिश करने का अपराध को देशद्रोही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा से क्या समझते हैं। प्राथमिक शिक्षा यानी कि बच्चों को जो प्रथम, देखिए प्राथमिक शिक्षा हुआ है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को न्यूनतम और आधारभूत कौशल शिक्षा दी जाती है, वो जो है प्राथमिक शिक्षा कहलाती है।
6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चों को आधारभूत शिक्षा दी जाती है वो प्राथमिक शिक्षा कहलाती है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 2 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 अंक के, टोटल हो जाएंगे 6 नंबर का। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर वाला क्वेश्चन, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है, यानी कि मानव का जो पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो शिक्षा की बहुत ज़्यादा भूमिका है बच्चों, ठीक है। शिक्षा व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके, वो अपना विकास कर सके, अपना परिवार का विकास कर सके, वो शिक्षा से ही संभव है। शिक्षा व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि किसी कौशल में निपुण बन सके, वो जो भी काम को लेकर पढ़ाई करेगा उसमें वो सफल होगा, ठीक है, उस काम को वो सीख सकता है, तो वो शिक्षा से ही संभव है, ठीक है। और अच्छा आय प्राप्त कर सके, वो अच्छा आय यानी अच्छा पैसा भी प्राप्त कर सकता है, कमा सकता है। शिक्षा एक व्यक्ति को अच्छे गुण अपनाने की योग्य बनाता है, ठीक है, योग्य बनाती है। तो शिक्षा का ये सब चीज़ें का मतलब कि मानव पूंजी के लिए, पैसा कमाने के लिए शिक्षा का ये सब भूमिका है, हमें छोटा सा लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 3 नंबर वाला दूसरा क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समानता का अर्थ है, यानी कि जो समानता का जो अर्थ है उसका क्या मतलब है, वर्णित किया गया समानता। देखिए समानता का अर्थ है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, यानी कि हमारे देश में समानता का जो अधिकार है, यानी कि कानून के समक्ष सभी लोग एक समान है, चाहे वो कितना भी बड़ा लोग क्यों ना हो और कितना भी गरीब क्यों ना हो, कानून के समक्ष वो सभी बराबर है। संविधान सदियों से चली आ रही है, सामाजिक असमानताओं का अंतर और हर नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। तो ये जो है समानता का अधिकार कहते हैं, ठीक है। समानता का अर्थ यही होता है कि छोटा से बड़ा सभी लोगों को एक समान कानून मानता है, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। नेल्सन मंडेला पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, यानी कि नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका का एक महान राष्ट्रीय नेता थे, उनके बारे में जो भी जानते हैं, ठीक है, जो बच्चे जानते हैं नहीं जानते वो कैसे आपको लिखना है वो देख लीजिए, और नेल्सन मंडेला के बारे में आप लोग जान भी लीजिए, बहुत ही अच्छा और मतलब बहुत अच्छा नेता थे, ठीक है। देखिए नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के एक महान राष्ट्रीय नेता थे, इन्होंने रंग भेद, ठीक है, रंग भेद पर आधारित गोरों की सरकार, जो कि गोरे लोगों का जो सरकार था और वो अश्वेत लोगों पर अत्याचार करते थे उसके विरुद्ध, ठीक है, उसके विरोध किए, ठीक है, उनके उसके विरोध किए, गोरे लोगों का विरोध किए। गोरों की सरकार ने इन पर देशद्रोही का आरोप लगाकर 1964 ईस्वी में आजीवन कारावास की सजा दी, यानी कि नेल्सन मंडेला को देशद्रोही का आरोप लगाकर 1964 ईस्वी में आजीवन कारावास का सजा दे दिया, ठीक है। मंडेला की 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयानक, देखिए भयावह, ठीक है, यानी भयानक जेल में रोबेन द्वीप पर कैद रखा गया, ठीक है, बहुत ही भयानक जेल में इन्हें कैद रखा गया था 28 वर्षों तक, सोचिए। उसके बाद आगे बोलता है, अतः नेल्सन मंडेला के जेल से रिहा होने के बाद नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका नेशनल कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व संभाला। अब रंग भेद के खिलाफ संघर्ष और विद्रोह बढ़ता गया। जब वो जेल से बाहर निकले तो रंग भेद के विरोध जो है बढ़ता गया। सफल 26 अप्रैल 1994 ईस्वी की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका एक नया लोकतांत्रिक गणराज्य बना और रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई। 1994 ईस्वी के आम चुनाव में अफ्रीकी नेशनल पार्टी कांग्रेस, जो कि इनका पार्टी था, ठीक है, की जीत हुई और नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति चुने गए। 2 वर्षों के अथक प्रयास से दक्षिण अफ्रीका का एक नया संविधान बनाया गया। संविधान बनाने में सभी नस्लों के लोग, श्वेत अश्वेत यानी गोरे काले, ठीक है, रंगीन चमड़ी वाले, भारतीय मूल्य के लोग ने योगदान दिया। सभी अफ्रीकी वासी को नागरिक अधिकार यानी कि नागरिकता का अधिकार दिया गया। आज का दक्षिण अफ्रीका खुद को इंद्रधनुषी देश कहता है, ठीक है, इंद्रधनुषी यानी रंग बिरंगा देश कहता है, जो नेल्सन मंडेला जैसे महान नेता की ही
देन है। ठीक है, तो नेशनल मंडेला के बारे में आप लोग एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा नेता थे। इनके बारे में समझ के क्वेश्चन आएगा आपको छोटा सा लिख देना इसी तरह से। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर वाला दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है? यानी कि शिक्षित लोग शिक्षित हैं, क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन सब चीज़ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बेरोजगारी है। ऐसे लोग भी बहुत हैं। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है। यह गंभीर समस्या है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज मैट्रिक, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री धारक भी रोजगार पाने में असमर्थ हैं, जो कि बीए, ग्रेजुएशन, बीएससी ये सब कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी वो नौकरी पाने यानी रोजगार पाने में असमर्थ है। एक अध्ययन में पता चलता है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन युवकों में बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक गंभीर रूप लेती जा रही है। यानी कि मैट्रिक की तुलना में, क्लास 10th की तुलना में ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा मतलब कि बेरोजगार हैं। ठीक है, इसके निम्नलिखित कारण हैं। तो इसके कारण क्या क्या हैं देख सकते हैं यहाँ पर। शहरी बेरोजगारी का एक प्रमुख रोजगार केंद्र शिक्षा का अभाव है। कम शिक्षा यानी कि आजकल की जो शिक्षा की व्यवस्था है, ऐसा है कि मतलब वो व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, क्या है? व्यवहारिक नहीं है, जो कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर ही आधारित है। यानी कि उसको अपने जीवन में, उस शिक्षा को कैसे अपने जीवन में उतारना है, वो चीज़ आज हमारे भारत की शिक्षा में नहीं है। सिर्फ पुस्तक को पढ़े लोग रटते हैं, समझते नहीं हैं, बस चीज़ों को रटते हैं, समझने का कोशिश नहीं करते हैं। तो यही शिक्षा का अभाव, जब तक आप चीज़ों को समझिएगा नहीं, कैसे उसको अपने जीवन में उतार पाइएगा। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी भारतीय शिक्षा की कमजोरी है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। आप लोग भी बच्चों अच्छा से पढ़िए, चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए। रटने से बढ़िया है कि आप चीज़ों को समझिए। ठीक है, हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। आप अपने क्लास के मित्रों को शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।